नमस्कार। आज हम एक काफी चिंताजनक साइबर क्राइम ट्रेंड पर बात कर रहे हैं। इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। हाँ, ये नाम सुनने में ही अजीब लगता है ना, डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल। इसमें होता यह है कि धोखेबाज खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अफसर बताते हैं और फिर लोगों को फोन या वीडियो कॉल पर डराते हैं, कहते हैं कि भाई आप कानूनी हिरासत में हैं। अच्छा, मतलब फोन पे ही हिरासत? हाँ, एक तरह से। और धमकी देते हैं कि अगर फौरन पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। बाप रे। हमारे पास गाजियाबाद की एक ताज़ा घटना है, उस पर एक लेख है, तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है और इससे मतलब कैसे बचा जाए। तो गाजियाबाद में क्या हुआ था, वहाँ एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी थे जी। उनको एक अनजान नंबर से कॉल आया। ओके। कॉल करने वाले ने कहा कि वो एक सेंट्रल एजेंसी का बड़ा अधिकारी है और सीधा उन पर आरोप लगा दिया। कैसे आरोप? गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। सोचिए जरा। अरे बाप रे, किसी आम आदमी पर ऐसे इल्जाम लगे तो वो तो घबरा ही जाएगा। बिल्कुल। और यहीं से उनका वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। हाँ। सिर्फ आरोप लगा कि रुके नहीं वो लोग। अच्छा। उनको डराया, धमकाया और फिर एक वीडियो कॉल पर आने को मजबूर किया। वीडियो कॉल पर क्यों? ताकि माहौल असली लगे। शायद दूसरी तरफ कोई वर्दी में बैठा हो या कोई नकली दफ्तर जैसा सेटअप हो। समझ गया। एक नकली डिजिटल अरेस्ट का माहौल बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ताकि पीड़ित पूरी तरह से डर जाए, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। और नतीजा क्या हुआ इसका, डर के मारे? नतीजा, उस रिटायर्ड अधिकारी ने अलग अलग बैंक खातों में कुल 35 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 35 लाख? यकीन नहीं होता। हाँ, 35 लाख। ये रकम दिखाती है कि ये लोग कितने शातिर हैं और डर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये तो अविश्वसनीय है कि कोई ऐसे फंस सकता है। ये डिजिटल अरेस्ट कितना डरावना तरीका है। हाँ, और बाद में जब उन्होंने अपने परिवार और पुलिस से बात की, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। जाहिर है। अच्छा, तो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में, जैसे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह का जिक्र था लेख में? हाँ, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, वो इसे सबसे खतरनाक तरीकों में से एक मानते हैं। सबसे खतरनाक क्यों? सिर्फ पैसों के नुकसान की वजह से या? नहीं, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि ये पीड़ित की इज्जत, उसकी मानसिक शांति और व्यवस्था पर उसके भरोसे पर सीधा हमला है। डर इतना हावी हो जाता है कि इंसान किसी और से सलाह लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। उसे लगता है बस पैसे दे दो और ये मुसीबत टल जाएगी। ये वाकई दिमाग को सुन कर देता है कि कैसे वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। ये तो तकनीक से ज्यादा दिमागी खेल है। एकदम सही कहा, बिल्कुल दिमागी खेल है। और इसीलिए ये जानने बहुत जरूरी है क्या कि कोई भी असली सरकारी जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई, ईडी, कोई भी हो, वो कभी फोन पर ऐसे जांच नहीं करती। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। वो फोन पर किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करते और न ही मामला रफा दफा करने के लिए फौरन पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही नकली है। ठीक है, तो फिर इस भयानक जाल से बचने के लिए आम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ठोस उपाय? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर ऐसा कोई कॉल आए, कोई खुद को अधिकारी बताकर डराए, धमकाए, पैसे मांगे, तो घबराना नहीं है। शांत रहना है। हाँ, कोशिश करनी है शांत रहने की। और अगर हो सके तो कॉल को रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, और फिर? फौरन फोन काट दें और तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें। 1930, ये नंबर जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, एक्शन होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। और एक बुनियादी बात जो हम हमेशा कहते हैं, फोन पर कभी भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड नंबर, ओटीपी, ये सब शेयर न करें। कभी नहीं। कोई कितना भी दबाव डाले, बिल्कुल नहीं। सही कहा। और अगर कोई पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बना रहा है, तो पैसा भेजने से पहले अपने परिवार में, दोस्तों में या किसी वकील से, किसी भरोसेमंद इंसान से बात जरूर करें। हाँ, क्योंकि ये लोग अकेला करने की कोशिश करते हैं ना पीड़ित को। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि आप किसी से बात ना कर पाएं। तो उस अकेलेपन को तोड़ना जरूरी है, सलाह लेना जरूरी है। लेख में एक और बात थी कि ऐसे स्कैम में अक्सर सीनियर सिटीजन्स और रिटायर्ड लोगों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये देखा गया है। शायद इसकी वजह एक तो उनकी जीवन भर की जमा पूंजी होती है। दूसरा, शायद वो अधिकारियों पर, सिस्टम पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करते हैं। हो सकता है।
और धोखेबाजों को लगता है कि शायद वो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े कमजोर हों तो फंसाना आसान होगा। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और ये पुलिस और बैंकों के लिए भी एक तरह की चेतावनी है कि भाई इन ग्रुप्स के लिए जागरूकता अभियान और मजबूत करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए क्या सबक है इससे? सबक साफ है। देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धोखाधड़ी के तरीके भी वो भी ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें ऑनलाइन दुनिया में बहुत सावधान रहना होगा, थोड़ा शक करना होगा। सतर्कता, संदेह और समय पर रिपोर्टिंग, यही हमारे हथियार हैं। अनजान कॉल्स, अनजान मैसेज, इनको हमेशा शक की नज़र से देखना चाहिए। और यहाँ एक सवाल और उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जब ये धोखेबाज इतनी आसानी से और इतनी सफाई से असली लगने वाली सरकारी प्रक्रियाओं की नकल कर सकते हैं, तो भविष्य में असली सरकारी कम्युनिकेशन पर, असली अधिकारियों पर लोगों का भरोसा कैसे टिकेगा? कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर के मारे असली को भी नकली समझने लगे। ये वाकई एक गंभीर सवाल है, इस पर सोचना होगा।